हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम सी लैंग्वेज के बारे में जानने जा रहे हैं। तो सी लैंग्वेज दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है सी और दूसरा है लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज क्या होती है? आमतौर पर लैंग्वेज वो होती है जो कि कम्युनिकेशन के काम में आती है। दो लोग आपस में बात करते हैं, किससे? या हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश क्या है? वो लैंग्वेजेस हैं जो काम क्या आ रही हैं? कम्युनिकेशन के। उसी तरह सी भी एक लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन के काम में आ रही है। किसके बीच में कम्युनिकेशन? यूजर एंड मशीन। जब हमने यूजर और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो है सी लैंग्वेज के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, हमने इसका नाम सी ही क्यों दिया? ए बी एक्स वाई जेड हमने कुछ और क्यों नहीं दिया? वैसे इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है वो है कि ए जो था रिजर्व हो गया था असेंबली लैंग्वेज के लिए, और बी हो चुका था बाइनरी कोडेड डेसिमल लैंग्वेज के लिए। इसीलिए हमने इसका नाम सी दिया जब ये बनी। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्यों हमें इसे बनाने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज चला करती थी जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। इसके अंदर हम जो कोडिंग करते थे 0-1 की फॉर्म में किया करते थे। इसको कोड करना, उसे याद करना, उसे डीबग करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो इसका यूज हम आगे नहीं कर पाए क्योंकि बड़ा ही औखा था। आपको पता है, इंसान अपनी जहाँ पे सहूलियत होती है उस तरफ भागता है। तो हमने एक नई लैंग्वेज बनाई, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम 0-1 को छोड़कर सिंपल चीजों पर तो आ गए, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स थी। काफी तरह की प्रॉब्लम्स थी, जैसे इसके अंदर हमें मेमोरी का बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता था। प्रोग्रामर को मेमोरी के बारे में सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए थी। उसके बाद कई लैंग्वेजेस आई, लेकिन जो फेमस हुई वो थी सी लैंग्वेज, जिसे डेनिस रिची ने 1972 में बनाया था। तो अब हमें पता लग गया है कि सी लैंग्वेज, चूंकि अब हमें पता भी तो होना चाहिए इसके फीचर्स क्या हैं, किस कारण से ये फेमस हुई। सबसे पहली बात, इजी टू लर्न। इजी टू लर्न क्यों है? इसके अंदर जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो बड़े ही कॉमन हैं। जैसे हमने कुछ प्रिंट करना है तो हम प्रिंट एफ यूज करते हैं, जो कि हम एक रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। इसको याद करना बड़ा ही सिंपल है, इसका सिंटेक्स बड़ा ही सिंपल है। तो इस कारण से फेमस हुई। इजी टू डीबग, याद करना सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। तो कोई गलती हो जाती है तो उसको डीबग करना भी आसान है। और इसका एक फीचर है मिडल लेवल लैंग्वेज। जैसे ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेस हैं, ये जो आती है लो लेवल लैंग्वेजेस में, लेकिन हम सी को मिडल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, हाई नहीं बोलते। हाई क्यों नहीं बोलते? इसके पीछे बहुत डिबेट चल रही है, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये चीज कहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे जावा और C++ हैं, उसके भी कई फीचर्स हैं इसमें। और लो लेवल लैंग्वेजेस असेंबली और मशीन लैंग्वेजेस, इनके भी फीचर्स हैं, इसलिए हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जानेंगे हम अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को किस तरह एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हैं। सबसे उसका सिंपल एग्जांपल है नोटपैड। हम नोटपैड में सी का प्रोग्राम बना सकते हैं। हम उसे सी सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। एक मेन चीज होती है, हम हर एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को .c के साथ सेव करते हैं। हर एक सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन जो होती है वो .c होती है।
सो हम अपना सी का प्रोग्राम बनाएंगे, उसको डॉट सी के साथ सेव करेंगे, उसको हम फिर कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए होता है, हम उसके लिए IDE यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, नेट के ऊपर इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। हम उसे कंपाइल करते हैं, अगर कोई एरर आता है तो वो बाहर जाता है, हमें फिर से उसको सही करके फिर कंपाइल करना होता है। अगर कंपाइल करने के टाइम पे कोई एरर नहीं आता तो कंपाइलर काम क्या करता है? कंपाइलर काम ये करता है, जो हमने सी का एक प्रोग्राम लिखा है वो कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसकी एक obj नाम की ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है, जिसे हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। उसने obj नाम की फाइल बनाई, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। हमने सबसे पहले एक फाइल बनाई, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करके obj फाइल बन गई हमारी ऑब्जेक्ट फाइल, जो कि हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बोलते हैं। उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा कंप्यूटर के ऊपर वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये ही प्रोसेस होता है एक सी प्रोग्राम को बनाने का और उसे एग्जीक्यूट। आज हम अपना सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए मैं देव C++ कंपाइलर IDE यूज कर रहा हूँ। आप टर्बो C++ या कोई और कंपाइलर IDE भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम एक नई फाइल खोलेंगे, उसमें लिखेंगे include.studio.h। उसके बाद void main, उसके बाद हम सबसे पहले के अंदर हम क्या चाहते हैं, हम हेलो प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट एफ। हेलो। इसमें हैश जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से मीन्स क्या होता है कि ये काम करेगा प्रोसेसर के काम करने से पहले। हम जैसे ही कंपाइल पे क्लिक करेंगे ये उसे कहेगा हैश के अंदर जो भी कमांड है पहले उसे आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप कंपाइल कीजिए। हैश के अंदर हमने उसे क्या किया, आप इंक्लूड करो studio.h नाम की फाइल। studio.h नाम की फाइल एक लाइब्रेरी फाइल है। लाइब्रेरी फाइल से मतलब क्या है, हम जो भी फंक्शंस यूज करते हैं वो सभी किसी ना किसी फाइल में होते हैं, किसी ना किसी फाइल में बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर है, studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जब भी हमें इनपुट लेना हो या आउटपुट देना हो उसके लिए हमें studio.h नाम की फाइल की जरूरत होती है। void main का मतलब क्या है, void है रिटर्न टाइप। हम यहाँ पर मेन फंक्शन को कह रहे हैं आपका रिटर्न टाइप void है, मतलब आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना। आप int भी यूज कर सकते हैं, वैसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग int ही यूज होता है, इंटीजर टाइप, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मेन हमारा मेन फंक्शन है। फंक्शन का पता कैसे लगता है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बताते हैं कि ये एक फंक्शन है। प्रिंट एफ फंक्शन कुछ भी चीज को, किसी भी कमांड को, किसी भी सेंटेंस को लिखने के काम आता है। इसके अंदर इसका सिंटेक्स क्या होता है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हमने लिखा हेलो, हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए वो कह रहे पहले इसको सेव करो, इसको हम .c एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है। तो हम लिख रहे हैं print.c, सेव किया, ये कंपाइल कर रहा है, कंपाइल हो चुका। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, रन, हेलो लिखा। ये है हमारा पहला सी का प्रोग्राम। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज होने वाले कमेंट्स और वाइट स्पेस के बारे में जानेंगे। कमेंट्स होते क्या हैं, ये एक
इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जिसे कंपाइलर इग्नोर कर देता है। कंपाइलर इग्नोर करने से हमारा मतलब क्या है, जैसे इसके बाद हम बताना चाहते हैं एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर मोर देन वन प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं। तो हर एक प्रोग्रामर क्या करता है, साइड में कमेंट्स लिखता है जिससे दूसरे प्रोग्रामर को भी ये पता लग सके कि हमने पर्टिकुलर लाइन जो लिखी है ये किस पर्पस से लिखी है। हम उसके लिए कमेंट्स यूज करते हैं और उन कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर कर देगा। वो सिर्फ एक प्रोग्रामर या फिर जो उसे यूज कर रहा है उसकी हेल्प के लिए यूज होता है। सेकंड थिंग है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस होता है जैसे ये स्पेस है, हमने ब्रैकेट के बाद ये पर्टिकुलर स्पेस छोड़ा, इसको कहते हैं वाइट स्पेस। प्रिंट एफ के बाद मैं यहां पर स्पेस दे दूं, ये भी वाइट स्पेस है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, मेन चीज ये है, वाइट स्पेस जो होता है वो हमारे प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए यूज किया जाता है। सुंदर से मतलब उसका मेकअप करने से नहीं है, सुंदर से मतलब है कि वो हमारा दिखने में सुंदर लगे, उसकी रीडेबिलिटी, हमें उसे पढ़ना है, हमें पता लगना चाहिए कि एक प्रोग्राम किस तरह से लिखा गया है, क्या चीज इसके अंदर कंटेंड है। उसके लिए हम वाइट स्पेस यूज करते हैं। हर बार इन कर्ली ब्रेसेस के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी उसके अंदर एक पर्टिकुलर गैप होना चाहिए। लेट अस सपोज इसके बाद मैंने कुछ लिखा, एक कर्ली ब्रेस लगाया, तो ये आगे जो भी शुरू होगा ये इधर से शुरू होगा। ये चीज का हमें खास ख्याल रखना होता है। ये होते हैं वाइट स्पेस। अब कमेंट का एग्जांपल ये देखिए, यहां पे मैं लिखता हूं वाइट स्पेस, ये इसको इग्नोर कर रहा है। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। ये मल्टी लाइन कमेंट है, जब हम बैकस्लैश और स्टार के बीच में जो भी चीज लिखेंगे वो मल्टी लाइन के अंदर कमेंट कर देगा ये कमेंट। और अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं बाद में कमेंट देना चाहता हूं सिंगल लाइन में, ये मैं लिख रहा हूं मेन बॉडी, ये भी कमेंट में चला गया। ये है सिंगल लाइन कमेंट, ये है मल्टी लाइन कमेंट, और ये हमारा वाइट स्पेस। सी में यूज होने वाले बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, डाटा टाइप होता क्या है। डाटा टाइप्स एक डाटा स्टोरेज फॉर्मेट होते हैं। जैसे हमें इंटीजर वैल्यू सेव करनी है तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है पहले कि जो हम पर्टिकुलर वेरिएबल ले रहे हैं या कांस्टेंट ले रहे हैं ये इंटीजर टाइप का है। आप इसमें जो वैल्यू सेव करेंगे वो इंटीजर टाइप करेंगे। कैरेक्टर टाइप ले रहे हैं तो हम इसके अंदर जो वैल्यू सेव करेंगे वो कैरेक्टर टाइप होगी। ये चीज जो होती है ये डाटा टाइप होते हैं। इनको हम यूज किस लिए करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करना है इसलिए। साइज ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड एरे आर डिटरमाइंड बाय द डाटा टाइप। हर एक डाटा टाइप का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हम इसमें कांस्टेंट यूज कर रहे हैं या कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इनके बारे में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप इन चीज की टेंशन मत लीजिए कि होता क्या है, बस आपको ये पता लगना चाहिए कि डाटा टाइप्स हैं क्या। तो हम जो सी में डाटा टाइप जो बेसिकली होते हैं उनके बारे में अब देख रहे हैं। यहां पर एक लिस्ट है जो 16 बिट का जो प्रोसेसर होता है उसमें उसकी क्या रेंज होती है और क्या साइज होता है उसको बता रहा है। इसकी रेंज और साइज प्रोसेसर के साथ साथ चेंज होता है, इसलिए अगर आपका जो प्रोसेसर 64 बिट है तो उसमें साइज और उसका रेंज चेंज हो जाएगा। तो 16 बिट के लिए जो है वो ये रहा। कैरेक्टर टाइप ये कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, इसकी रेंज होती है -127 to 127 एंड स्टोरेज साइज 1 बिट।
ओके, सॉरी 1 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, रेंज ए, फ्लोट 4 बाइट, डबल। डबल एक फ्लोटिंग वैल्यू की तरह होती है जो कि एक काफी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसकी 8 बाइट होती है। लॉन्ग डबल, लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर मीन्स ये बहुत ज्यादा रेंज इंटीजर में इसकी बढ़ जाती है। शॉर्ट इंटीजर, ये इंटीजर की तरह ही होता है। अनसाइंड एंड साइंड। अनसाइंड मीन्स सिर्फ पॉजिटिव ही हो तो उसमें इसकी रेंज इंक्रीज हो जाती है। साइंड मीन्स कि ये साइंड होगा, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लॉन्ग इंटीजर काफी ज्यादा जब रेंज बढ़ा देते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही साइज इंक्रीज होगा उसके साथ उसकी रेंज इंक्रीज हो जाती है। ओके, यहाँ पर साइंड लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, साइंड लॉन्ग इंटीजर, ये कुछ डाटा टाइप्स हैं जो कि हम इसमें यूज करते हैं। बेसिकली हम इसमें कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, ये 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे सीखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।